आज हमने न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी कि एनएमआर के बारे में स्टडी करना है। केमिस्ट्री की चीज़ें तो नाम से ही जाहिर हो रही होती हैं। इसके अंदर न्यूक्लियाई यानी कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स तो वैसे ही न्यूट्रल पार्टिकल हैं, तो इसके अंदर मेन इन्वॉल्वमेंट जो चार्ज्ड पार्टिकल है प्रोटॉन उसकी होगी। रेजोनेंस चेंज करने का की टर्म में ये वर्ड जो है यूज होता है। यहाँ पे क्या होगा, चार्ज पार्टिकल ज्यादा से ज्यादा कर ही क्या सकता है, अपनी स्पिन कर रहा होता है, स्पिन ही चेंज कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो जो स्पिन चेंज करेगा और उसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड होगी क्योंकि वो चार्ज पार्टिकल है। ये सारा कुछ जो है हम स्टडी करने वाले हैं। तो इसकी मेन डेफिनेशन अगर हम देखें तो ये एटॉमिक न्यूक्लियाई को डिटेक्ट करता है और उनके इन्वायरमेंट के बारे में जो है ये हमें बताता है। एटॉमिक न्यूक्लियाई को डिटेक्ट करके किस तरह के इन्वायरमेंट में वो हैं। ठीक है, एटॉमिक न्यूक्लियर यानी कि हाइड्रोजन को डिटेक्ट करेगा और उनके इन्वायरमेंट के बारे में बताएगा कि किस तरह के एटम से वो अटैच हैं, किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच हैं या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम से अटैच हैं। तो इसकी मेन डेफिनेशन क्या है, एटॉमिक न्यूक्लियाई को डिटेक्ट करना यानी कि प्रोटॉन को डिटेक्ट करना और उनके इन्वायरमेंट के बारे में बताना यानी कि किस तरह के एटम से जो है वो अटैच हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी लाजमी करें ताकि इस तरह की और वीडियोस जो है आपको मिलती रहें। अच्छा, अब ये देखें, ये एक कंपाउंड है आपके पास, ये आपके पास प्रोपानोल है। ठीक है, प्रोपानोल है। अब इसमें ये जो प्रोटॉन है ये यानी कि जो हाइड्रोक्सल का प्रोटॉन है, ये जो मतलब कि हमारे पास ये हाइड्रोक्सल है, इसका जो प्रोटॉन है वो बाकियों से डिफरेंट होगा। ठीक है, तो डिफरेंस करना हाइड्रोक्सल के हाइड्रोजन यानी कि प्रोटॉन और जो कार्बन का बाकी स्केलेटन है उसके हाइड्रोजन के दरमियान। अच्छा, नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि जो C13 NMR है वो इन यानी कि तीन ये जो कार्बन एटम है वो इनके दरमियान यानी कि डिस्क्रिमिनेशन हमें डिफरेंस बताएगा। और HNMR जो है वो OH वाला H और बाकी जो कार्बन के साथ H है उनका डिफरेंस जो है बताएगा। अब नेक्स्ट हमने न्यूक्लियर स्पिन स्टेट्स देखनी है। तो बहुत से एटॉमिक न्यूक्लियाई मोस्टली उनकी स्पिन होती है। स्पिन किसकी होती है, जो कि NMR एक्टिव होती हैं। अब NMR एक्टिव कौन से होते हैं, जिनका एटॉमिक मैस या एटॉमिक नंबर ओड होता है। ठीक है, जैसे कि H11 है, या तो दोनों ओड हो या उनमें से कोई एक हो। ठीक है, H21 है, C13 6 है, N14 7 है, O17 8 है और F19 9 है। और NMR इनएक्टिव कौन से होते हैं, जिनका एटॉमिक न्यूक्लियाई और एटॉमिक नंबर, एटॉमिक न्यूक्लियाई का नंबर यानी कि एटॉमिक मैस, दूसरे लफ्जों में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद और एटॉमिक नंबर दोनों इवन हों। अच्छा, कुछ लोग नोट्स मांगते हैं, तो ये जो नोट्स हैं इन्हीं को लेक्चर सुनते भी जाओ, साथ साथ स्क्रीनशॉट लेके, या फिर पहले सुन लो फिर दोबारा वीडियो चलाकर जो है स्क्रीनशॉट लेके आप इसको सेव कर लेना। और अगर पैकेज का इशू है तो फिर सिर्फ यानी कि उनके लिए जिनका पैकेज का इशू है। ठीक है, तो वो यानी कि साथ साथ फिर स्क्रीनशॉट वीडियो रोक रोक के लेते जाएं। तो नेक कहीं पे सिग्नल का इशू होता है, पैकेज का नहीं होता। तो ये बेस्ट नोट्स हैं, 3-4 बुक से कंसल्ट करके, पाविया की बुक और डिफरेंट बुक से बनाए गए हैं। तो बुक का PDF मांगना, नोट्स मांगना, मतलब ज़रूरत आपको पढ़नी ही नहीं चाहिए जब मैं खुद प्रोवाइड कर रही हूँ। हाँ, ये है कि अगर आप बुक आपके पास कोई ना कोई तो इस लेवल पे होगी ही, NMR आप पढ़ रही हैं, बुक्स तो होंगी और यानी कि सॉफ्ट फॉर्म में तो लाजमी ही होंगी, नहीं भी हैं तो गूगल से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो बुक रीडिंग आपने लेक्चर सुनने के बाद अगर आप कर लोगे तो बहुत अच्छा है, नहीं भी करते बहुत मजबूरी है तो माई लेक्चर इज मोर देन इनफ फॉर योर एग्जाम्स। तो NMR इनएक्टिव का देखा कि जिनका मैस नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों इवन होते हैं। अब नेक्स्ट जैसा कि C12 6, ठीक है, अब यहाँ पे C13 NMR हम यूज करते हैं, C12 6 क्यों नहीं यूज करते, यही वजह। वो 16 8 का नहीं कर सकते आप NMR क्योंकि मैस नंबर एटॉमिक नंबर इन दोनों के इवन आ रहे हैं। अच्छा, अब NMR एक्टिव होने के लिए जस्ट यही काफी नहीं है, ये है कि एक फार्मूला लगाएंगे, उससे जो ओवरऑल स्पिन स्टेट है वो क्वांटाइज यानी कि 2 आनी चाहिए, यानी कि 2 एक क्लॉकवाइज होगी एक एंटी क्लॉकवाइज होगी, तो वो अलोव्ड स्पिन स्टेट्स क्वांटाइज्ड होती हैं। इसे न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर से आप फाइंड आउट करते हो, 2I+1। I यहाँ पे फिजिकल कांस्टेंट है। अब नीचे मैं आपको एक बॉक्स दिखाऊंगी, यहाँ पे I की जो है डिफरेंट वैल्यूज दी गई हैं। अच्छा, मेन हमने यहाँ पे 2 स्टडी करनी है, कार्बन और हाइड्रोजन की। तो कार्बन 13 है, H1 है, इनकी I की वैल्यू 1/2 है। 1/2 पुट करें, 2 से 2 कैंसिल, 1 + 1 2। तो ये NMR में आगे जो है इसे यूज करते हुए आप एनालिसिस बाकी चीजों का कर सकते हो। ठीक है, तो ये बॉक्स, इसका स्क्रीनशॉट आप जो है ले लो। अच्छा, अब नेक्स्ट है न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट्स। न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट्स स्पिन स्टेट्स जो हैं वो इक्वलेंट एनर्जी की होती हैं, यानी कि डीजनरेट, इक्वल एनर्जी वाले को हम डीजनरेट हम कहते हैं इन द एब्सेंस
ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जब आपने मैग्नेट नहीं लगाया, उसके ऊपर कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की, तो वो सारी स्पिन स्टेट्स जो हैं उनकी एनर्जी एक जैसी है। लेकिन जैसे ही आप कोई मैग्नेट उसके ऊपर खड़ा कर देते हो, ठीक है, तो वो इक्वलेंट नहीं रहती हैं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को आप अप्लाई कर देती हो। न्यूक्लियस वैसे ही चार्ज्ड पार्टिकल है, तो न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियस चार्ज पार्टिकल है और वो अपनी, हमें पता है चार्ज पार्टिकल की अपनी वो करंट यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर रहा होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी कर रहा होता है, तो इसकी भी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड होती है, क्योंकि न्यूक्लियस यानी कि प्रोटॉन चार्ज पार्टिकल है, जिसे हम मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है कि अच्छा, अब जो कुछ न्यूक्लियाई होती हैं ना, वो मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट अलाइन होते हैं और कुछ जो हैं वो उसी के साथ ही अलाइन होती हैं। इसकी मिसाल कैसे है? अच्छा, एक एग्जांपल ने प्रोपेन। प्रोपेन में 3 कार्बन है और हाइड्रोजन है। कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है लेकिन इतने नहीं है जितना ऑक्सीजन और हैलोजन होते हैं, तो दूसरे लफ्जों में कहेंगे कि नहीं है, ठीक है। प्रोपेन के 3 हाइड्रोजन, तो कार्बन के साथ उनके इलेक्ट्रॉन वैसे के वैसे रहेंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसा कि जो है आप ले लो प्रोपानोल की। प्रोपानोल में 2 कार्बन होते हैं और एक OH लगा हुआ होता है। अब ये जो OH लगा हुआ है, ये आगे मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगी, अभी जस्ट ये चार्ट समझाना है, आगे यही हमने तफसील से जो है पढ़ना है। अब OH यानी कि इसका ऑक्सीजन CH2 के साथ CH3 CH2 OH होता है ना, तो CH2 के साथ OH अटैच है ना, तो OH CH2 के इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा, तो इसे हम कहेंगे कि उसने उसकी शील्ड खत्म कर दी, ये डी शील्ड हो गया, डाउन फील्ड हो गया, इसकी ताकत कम हो गई, इसकी एनर्जी कम हो गई, तो इसे हम अल्फा कहेंगे, ठीक है, तो वो अल्फा होगा। लेकिन प्रोपेन जिसमें कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स उसके कार्बन्स के गिर्द वैसे ही होंगे, तो वो वैसे ही होंगे, तो उनके पास उनकी ताकत है, एनर्जी है, यानी कि उनकी एनर्जी ज्यादा होगी, उन्हें हम अप फील्ड कहेंगे। वो स्पेक्ट्रम में पहले यानी कि राइट साइड पे, ताकतवर बंदा हमेशा पहले खड़ा होता है, ठीक है, यानी कि अच्छे मार्क्स वाले ताकतवर ही होते हैं एक लिहाज से, तो वो पहले जो है खड़े होते हैं, तो स्पेक्ट्रम में राइट साइड पे होगा और इसे हम बीटा कहेंगे। अच्छा, और एक और बात, अच्छा, अब जो ताकतवर होता है वो उसका अपना एक लाइफ स्टाइल होता है, उसकी अपनी लाइफ की एक डायरेक्शन होती है। इसी तरह यहाँ पे जो ताकतवर हैं, शील्डेड हैं, जिनसे उनके इलेक्ट्रॉन किसी ने नहीं छीने, तो वो मैग्नेट की डायरेक्शन में नहीं होंगे, उनकी अपनी ही एक डायरेक्शन होगी। मैग्नेट अगर नॉर्थ टू साउथ यूं पड़ा है ना, तो जो बीटा वाले होंगे वो कैसे होंगे, वो यूं होंगे, ठीक है। और अगर मैग्नेट यूं पड़ा है तो बीटा वाले जो है यूं होंगे। लेकिन जो अल्फा वाले हैं कमजोर हैं, कमजोर वाला फिर ये क्या करता है कि वो जो उससे बड़ी चीज होती है, यानी कि जो मैग्नेट होता है, उसी की डायरेक्शन में अपनी डायरेक्शन कर लेता है। अच्छा, अब अगर मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, मैग्नेट मिसाल के तौर पर यूं पड़ा है, नॉर्थ ऊपर है और साउथ नीचे है, ठीक है, तो फिर जो अल्फा वाले हैं वो भी इसी डायरेक्शन में होंगे, ठीक है, यानी कि उन दोनों की डायरेक्शन जो है एक जैसी होगी। लेकिन अगर मैग्नेट यूं पड़ा है और बीटा का केस आ गया है, तो बीटा वाले कुछ यूं होते हैं। अच्छा, बीटा वाले भी, यानी कि फिर ये है कि इसे यूं से यहां सीधा करने के लिए थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ती है, और जो अल्फा वाले हैं वो यूं पड़े हैं, उसे यूं से यूं लाने के लिए, ठीक है, आपको बहुत ज्यादा यानी कि एक तो एनर्जी देनी पड़ेगी, और आप ये बताएं कि यहां से चल के यहां तक आना, शिफ्टिंग ज्यादा हो रही है ना, तो इसे हम कहते हैं कि केमिकल शिफ्ट अल्फा वाले ज्यादा करते हैं। अच्छा, बीटा वाला यहां पड़ा है और इसे यहां लाना है, तो थोड़ी सी शिफ्ट हो रही है, यानी कि थोड़ी केमिकल शिफ्ट है, ठीक है। तो बीटा वालों की केमिकल शिफ्ट कम होगी, अल्फा वालों की ज्यादा होगी। ये सारे आगे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, एक्स्ट्रा क्लियर जो है हो जाएगा। अभी जस्ट आपको ये चार्ट जो है समझाना था। तो अल्फा वाले डी शील्डेड, डाउन शील्डेड, स्पेक्ट्रम में राइट साइड पे, स्पेक्ट्रम में सॉरी लेफ्ट साइड पे होती हैं, +1/2 इनकी आई की वैल्यू होती है, और इनकी एनर्जी बीटा वालों की ज्यादा, -1/2 इन्हें आप फील्ड कहते हैं। और जिसकी एनर्जी ज्यादा है वो अनस्टेबल होता है, इनकी एनर्जी कम है तो ये स्टेबल, यानी कि गरीब लोग मुतमईन रहते हैं, खुश रहते हैं, तो यानी कि वो स्टेबल होते हैं। जिसके पास जितना मालो जर ज्यादा उतना वो बेचैन रहता है, ठीक है, वो अनस्टेबल रहता है। तो ये हमने फिर अब यहाँ पे ये क्या देखा, ये एनर्जी और ओरिएंटेशन ऑफ न्यूक्लियर स्पिन स्टेट का हमने ग्राफ देखा है। बीटा वाले ताकतवर ऊपर आ रहे हैं, बाकी अल्फा वाले नीचे आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमने एक एक करके, ये जो ऊपर बताई है ना, एक एक करके करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, नेक्स्ट वो कह रही है कि मैग्नेटिक डाइपोल्स इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जब आप मैग्नेट अप्लाई करते हो तो उससे डाइपोल बन जाती हैं। जिस तरह हमने पढ़ा था कि कोई भी यानी कि पोलर स्पीशी जब किसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल के करीब आती हैं तो उसमें 2 पोल्स क्रिएट हो जाते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे होता है, ये हम आगे देखते हैं। अच्छा, अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी स्पिन फ्लिपिंग,
यानी कि एनर्जी का अब्जॉर्ब होना और स्पिन का फ्लिप कर जाना, स्पिन का चेंज हो जाना। कैसे होता है? न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस तब होती है जब जो न्यूक्लियस होते हैं वो यानी कि अलाइन हो जाते हैं अप्लाइड फील्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है, यानी कि जो अप्लाइड फील्ड के अकॉर्डिंग है अल्फा वाले, वो एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हैं और अपनी स्पिन को चेंज कर लेते हैं और बीटा बन जाते हैं, खुद मुख्तार हो जाते हैं। कैसे, ये मैं आगे दिखाती हूँ। अच्छा, अब यहाँ देखेंगे बीटा वाले अल्फा वाले अभी ज़्यादा किस में है? अल्फा में है। एनर्जी को अब्जॉर्ब करेंगे तो अब देखें बीटा में ज़्यादा हो गए। फिर अब अनस्टेबल है, वापस आएगा, एनर्जी को रिलीज करेगा, जिसे आगे डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा और सारा कुछ होगा। वो आगे खैर हम डायग्राम देखेंगे। तो फिर यानी कि एनर्जी इन्होंने रिलीज कर दी, ये रिलैक्स हो रही है, तो आप देखें अल्फा में ज़्यादा है। ठीक है, तो ये अल्फा टू बीटा यानी कि एनर्जी को रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स का मैंने बताया था कि एनएमआर में यूज होती है। ये रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स को अब्जॉर्ब करके अल्फा वाले बीटा में चले जाते हैं। यानी कि हर गरीब की, कमजोर की यही ख्वाहिश होती है कि वो ताकतवर हो जाए। ऐसे ही इनकी भी ये है कि अल्फा वाले बीटा बनना चाहते हैं। ठीक है, अल्फा टू बनना, यानी कि होता तो बीटा अनस्टेबल है लेकिन बनना तो चाहते हैं ना। अल्फा टू बीटा यानी कि अल्फा से बीटा में जाएगा और एनर्जी अब्जॉर्ब करके जाएगा। तो ये एनर्जी का और अल्फा टू बीटा कन्वर्जन का हमने ग्राफ देखा है। तो नेक्स्ट एक छोटा सा ग्राफ बना हुआ है, इसमें बी नॉट मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, वो बढ़ती जा रही है। ये बीटा वाले हैं -1/2, ये अल्फा वाले हैं। ये एनर्जी का डिफरेंस है, यानी कि लोअर एनर्जी हायर एनर्जी, इनका जो डिफरेंस है KB नॉट इज इक्वल टू H म्यू। ठीक है, तो ये एनर्जी का और मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ है। नेक्स्ट वो कह रही हैं कि जो एनर्जी की अब्जॉर्प्शन है वो यानी कि जो एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही होती है वो फिक्स होती है, क्वांटाइज्ड होती है। यानी कि ऐसे नहीं जितनी एनर्जी है वो सारी वो ले लेंगे। यानी कि जितनी किसी भी इंसान को भूख होती है उतना ही वो खाना खाता है, तो जितनी एनर्जी इन्हें चाहिए अपनी स्पिन चेंज करने के लिए तो ये उतनी ही लेंगे। और ये एनर्जी डिफरेंस के बराबर होती है इन दो स्टेट्स की, यानी कि हायर और लोअर एनर्जी। ये दिस इज हायर एनर्जी, दिस इज लोअर एनर्जी। और ये जो एनर्जी डिफरेंस है ये फंक्शन है स्ट्रेंथ का, यानी कि एनर्जी डिफरेंस किस पे बेसिकली डिपेंड कर रहा है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड के। हर न्यूक्लियस जो होता है, जैसे कि हाइड्रोजन का है, क्लोरीन का है, उसकी मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? चार्ज पार्टिकल का अपनी मैग्नेटिक फील्ड को पैदा करना, ये मैग्नेटिक मोमेंट है। ठीक है, और वो स्पिन कर रहा होता है, घूम रहा होता है, तो यानी कि घूम रहा है एंगुलर। ठीक है, तो उसका मोमेंटम यानी कि उसका कुछ मैस और वेलोसिटी। ठीक है, इतनी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि बेसिकली हम एनएमआर का एनालिसिस देख रहे हैं। तो इनकी मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम की जो रेशो होती है, जिससे हम इस रेशो को मैग्नेटिक गायरिक रेशो कहते हैं, ये पहचान है हर न्यूक्लियाई की और ये कांस्टेंट होती है हर न्यूक्लियस के लिए। तो डेल्टा ई जो है ये बराबर है फ्रीक्वेंसी के मैग्नेटिक गायरिक रेशो, और बी नॉट जो है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, और ये एच म्यू, एच प्लांक्स कांस्टेंट और म्यू फ्रीक्वेंसी। इसे हम कैसे करेंगे कि जो हमारे पास ये मैग्नेटिक गायरिक रेशो ओवर 2 पाई और बी नॉट, ये तीनों जो है ना ये म्यू के बराबर है और बाकी हमारे पास एच बच गया, तो ये एच म्यू के बराबर है। नेक्स्ट वो कह रही है कि हमारे पास कुछ अनशील्डेड प्रोटॉन पड़े थे, डीशील्डेड, जिससे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उसके इलेक्ट्रॉन्स छीन चुका है, तो उनकी फ्रीक्वेंसी थी 42.6 मेगाहर्ट्ज, मेगा 10⁻⁶ होता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या केस होगा? 42.6 थी और इनकी मैग्नेटिक वो फ्रीक्वेंसी थी और मैग्नेटिक फील्ड उनकी थी 1 टेस्ला, यानी कि सैकड़ा हजार, 10,000 गास, 10,000 गास। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि आपने रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स उन्हें, यानी कि फिर आपने मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दिया 1 से 1.4 टेस्ला, यानी कि 1400 गास कर दिया। एक टेस्ला क्योंकि 10,000 गास के बराबर है, तो 1.4 सैकड़ा हजार, 14,100 गास के जो है बराबर होगा। तो जब मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाएंगे तो ये फ्रीक्वेंसी भी 60 मेगाहर्ट्ज हो जाएगी और एनर्जी का डिफरेंस 2.39 × 10⁻⁻5 किलो जूल पर मोल है। तो जो 60 मेगाहर्ट्ज है ये रेडियो फ्रीक्वेंसी का जो है रीजन होता है 60 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स वही जो हम एनएमआर में यूज करते हैं। तो मैकेनिज्म जो है अब्जॉर्प्शन का, जिस तरह से हमने मुख्तलिफ यूवी विजिबल का, यूवी का देखा था 200 तक होता है। ठीक है, विजिबल का 400 से वो यानी कि वो होता है कौन सा यूवी जो काम नहीं करता, 200 से 400 वाला अच्छा यूवी होता है जो कि सही काम करता है, एनालिसिस देता है। 400 से 800 विजिबल का होता है। तो वैसे ही इसका है कि 60 मेगाहर्ट्ज पे रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स जो कि यहाँ पे इस्तेमाल हो रही हैं वो काम करती हैं, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है अब्जॉर्प्शन का मैकेनिज्म। अब्जॉर्प्शन को यानी कि अब कोई गरीब होता है, उसे दौलत मिलती है, वो अपना रंग ढंग ही बदल लेता है, तो इनका भी यही है
कि एनर्जी को ऑब्जॉर्व करने के बाद ये अपनी चाल भी बदल लेंगे, अपनी डायरेक्शन भी बदल लेंगे, जिसे हम रेजोनेंस कहेंगे। तो जो पहले वाले स्पेक्ट्रोमीटर थे उनमें मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते थे, यानी कि कभी 1 कभी 1.41 टेस्ला, और लेकिन फ्रीक्वेंसी को, रेडियो फ्रीक्वेंसी को हम कांस्टेंट रखते थे 60, ठीक है, यानी कि शुरू में। लेकिन अब हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं, और ये जो 60 वाली है ये रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स हैं, और ये जस्ट प्रोटॉन के लिए है। अगर आपने कार्बन या फास्फोरस का एनालिसिस, कार्बन भी कार्बन 13 का और फास्फोरस 31, बाकी आइसोटोप्स इवन वालों पे नहीं जाना है, ठीक है। तो इनका एनालिसिस करना है तो आपको सेपरेट इंस्ट्रूमेंट चाहिए। तो ये इंस्ट्रूमेंट आगे हम इन डिटेल देखेंगे, अभी थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि जो फॉरियर ट्रांसफॉर्म के इंस्ट्रूमेंट है, ये न्यूक्लियाई को मुख्तलिफ एलिमेंट्स के इसी लेक्चर में इंस्ट्रूमेंट्स देखेंगे। लेकिन आगे अभी ये एक लाइन बता रही हूँ कि ये मुख्तलिफ जो एलिमेंट्स के न्यूक्लियाई हैं, ऑब्जर्व न्यूक्लियाई ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, यानी कि एक ही बर्स्ट में, इसका हम देखेंगे कि एक ही बार में बहुत सारी एनर्जी रिलीज करेगा, एक ही बर्स्ट में, एक ही पल्स में मुख्तलिफ एलिमेंट्स को, मुख्तलिफ एलिमेंट्स के जो न्यूक्लियाई हैं उन्हें ये ऑब्जर्व कर लेगा। अच्छा, ये मुख्तलिफ होती हैं, ज़्यादातर कहते हैं 300 से 400 कॉमन यूज़ हम करते हैं, 600 वाले रिसर्च वर्क में इतनी रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स इस्तेमाल होती हैं। मेन होती तो 60 हैं, लेकिन बढ़ा के कम करके जो है हम आगे पीछे कर सकते हैं। अब मेगा 10⁻⁶ के बराबर होता है। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ अब्जॉर्प्शन रेजोनेंस। प्रोटॉन्स एनर्जी को ऑब्जॉर्व करते हैं अपनी प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी। प्रिसेशनल क्या होता है? लड़खड़ाना। अब लट्टू गोल जो टॉप होता है वो नीचे गिरने से पहले ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से लड़खड़ाता है, ठीक है। तो इसी तरह से जो प्रोटॉन्स हैं वो भी चार्ज पार्टिकल हैं, उन पे मैग्नेटिक फील्ड असर करी होती है तो वो भी लड़खड़ाते हैं, और उस लड़खड़ाने की वजह से उनकी एक फ्रीक्वेंसी होती है जिसे प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी या लार्मर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। तो ये एनर्जी को ऑब्जॉर्व उस फ्रीक्वेंसी की वजह से करते हैं, ठीक है। उनकी वो लड़खड़ाने की फ्रीक्वेंसी की वजह से ये एनर्जी को ऑब्जॉर्व करते हैं। जितनी ज़्यादा आप मैग्नेटिक फील्ड देते हो, जितना ज़्यादा आप बड़ा मैग्नेटिक फील्ड वाला मैग्नेट दोगे, उतना ज़्यादा ही जो है ये लड़खड़ाएगा, उतना ज़्यादा, यानी कि इसके अंदर प्रिसेशन होगी। प्रिसेशन का मतलब क्या है कि जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड दी उतना ये लड़खड़ाएगा। अच्छा, अब ये रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, नाम से ज़रूर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है। मैग्नेटिक फील्ड को इग्नोर करते हुए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट ऑसिलेट करता हुआ, क्योंकि हमने पढ़ा इसमें मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करे होंगे, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट, और जो प्रोटॉन है चार्ज पार्टिकल है तो उसके भी हमने कन्वेंशनल करंट पढ़ा था, पॉजिटिव चार्जेस अपना करंट पैदा करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो मैच करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट के साथ वो जो लड़खड़ाता हुआ न्यूक्लियस है उसकी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये मिल जाएगा। ये दोनों फील्ड्स मिल जाएंगी, और इन दोनों फील्ड्स के मिलने से एनर्जी, जो आने वाली रेडिएशन है उससे एनर्जी जो है वो जो न्यूक्लियाई लड़खड़ा रहा है उसमें मुंतकिल हो जाएगी, इनकी स्पिन चेंज हो जाएगी। इसे जो है हम रेजोनेंस कहते हैं। नेक्स्ट है पॉपुलेशन डेंसिटीज जो है न्यूक्लियर स्पिन स्टेट्स की। इसमें सिंपल सी बात है, बस यही देखना है, लिखा तो है मैंने कि अल्फा वाले 9 ज़्यादा होते हैं बीटा वालों से। फिर वो क्या, और इनमें वैसे एनर्जी की डिफरेंस स्मॉल होती हैं, जैसे कि 2.39 × 10⁻⁵ जब मैग्नेटिक फील्ड 1.41 टेस्ला है और फ्रीक्वेंसी 60 मेगाहर्ट्ज है, तो न्यूक्लियाई लोअर स्पिन एनर्जी यानी कि अल्फा स्पिन स्टेट में ज़्यादा होते हैं, और जो मैग्नीट्यूड है इस डिफरेंस का उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन से। 298 केल्विन यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस 60 मेगाहर्ट्ज पे लोअर स्पिन स्टेट यानी कि अल्फा में, जैसा कि सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10, यानी कि 10 लाख न्यूक्लियाई अगर बीटा में है तो 10 लाख 9 होंगे अल्फा वालों में, और अगर 2 मिलियन है तो उसके केस में भी यही है कि अल्फा में 9 जो है वो ज़्यादा होंगे। मैग्नेटिक फील्ड आप ज़्यादा देते हो तो वो अल्फा में ज़्यादा होंगे, उससे एनर्जी का डिफरेंस ज़्यादा आएगा, तो रेडियो फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है वो भी ज़्यादा होगी। अब नेक्स्ट है लोकल डायामैग्नेटिक शील्डिंग या डायामैग्नेटिक एनाइसोट्रोपी, यानी कि जब शील्डिंग होंगी, जब इलेक्ट्रॉन होंगे, जब किसी ने आके इनसे इनके इलेक्ट्रॉन नहीं छीने, तो फिर उससे क्या है कि सर्कुलेशन होती है इलेक्ट्रॉन्स की न्यूक्लियस के गिर्द एटम में, तो करंट पैदा होता है। तो उस करंट से हमने बचपन में फिजिक्स में एक रूल भी पढ़ा था कि वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड वो करंट पैदा करता है, फिर जिसकी डायरेक्शन जो अप्लाइड फील्ड है उसके अपोजिट होती है। ये स्टार्ट में मैं बता चुकी हूँ कि जिनके पास फिर अपने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बीटा होती हैं, तो उनकी अपनी ही एक डायरेक्शन होती है, ठीक है। और फिर यानी कि अब अप्लाइड फील्ड से चेंज है ना इनकी डायरेक्शन, लेकिन इनकी अपनी डायरेक्शन है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं एनाइसोट्रोपी। 2 टर्म्स होती हैं, आइसोट्रोपी किसी भी हाल में सेम रहना, एनाइसोट्रोपी कहती हैं चेंज हो जाना, तो इसमें डायरेक्शन चेंज हो गई। तो डायामैग्नेटिक यानी कि मैग्नेटिज्म करंट की वजह से और उस वजह से इनकी डायरेक्शन चेंज हो गई, मैग्नेट की डायरेक्शन के अगेंस्ट है, ठीक है। तो जो स्ट्रेंथ है डायामैग्नेटिक शील्डिंग की या एनाइसोट्रोपी,
वो प्रोटॉन के गिर्द इलेक्ट्रॉन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं उतना ज़्यादा उसमें करंट पैदा होता है, उतनी ज़्यादा सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो उतनी ही ज़्यादा उसकी जो डायरेक्शन है, जो मैग्नेट है, उससे जो है चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट वो कह रही है कि जो डिफरेंस है अल्फ़ा और बीटा का, वो ज़्यादातर कम ही होता है और लो फ्रीक्वेंसी पे वो रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स को अब्जॉर्ब करता है। अच्छा, प्रोटॉन्स जब मुख्तलिफ इन्वायरमेंट में होते हैं तो उनकी यानी कि मुख्तलिफ फिर शील्डिंग होती हैं, तो मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी को अब्जॉर्ब करके वो रेजोनेंस यानी कि अपनी स्पिन को चेंज करती हैं। नेक्स्ट है केमिकल शिफ्ट, शील्डिंग और इंटरनल रेफरेंस कंपाउंड। अच्छा, अब मुख्तलिफ प्रोटॉन्स की रेजोनेंस करते हैं मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी के ऊपर। जाहिर है मुख्तलिफ प्रोटॉन है तो अपनी स्पिन को मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी पे चेंज करेंगे क्योंकि वो मुख्तलिफ इन्वायरमेंट यानी कि मुख्तलिफ तरह के एटम्स के साथ अटैच होते हैं। अब केमिकल शिफ्ट का हमने देखा जिसके जरिए से प्रोटॉन की रेजोनेंस शिफ्ट हुई है टीएमएस से। टीएमएस एक रेफरेंस कंपाउंड है टेट्रामिथाइलसिलेन। जिस तरह हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन को बना दिया था रेफरेंस और कहा था कि इससे ऊपर वाले फॉर एग्जाम्पल भाई इनकी ये इतने ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट हैं, इतने स्ट्रॉन्ग हैं या फिर इतने वीक हैं, नीचे वाले इतने वीक या इतने स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है। तो वह एग्जैक्ट तो जो लेक्चर है उसमें बताऊंगी, अभी मिसाल दे रही हूँ कि जिस तरह हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड बनाते हैं, यहाँ पे टेट्रामिथाइलसिलेन को बना दिया क्योंकि ये सबसे ज़्यादा उस वक्त साइंसदानों को लगता था कि ये सबसे ज़्यादा शील्डेड है, यानी कि इसके इलेक्ट्रॉन्स एज इट इज़ है, इसके अंदर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इलेक्ट्रॉन छीनने नहीं आया। हाँ, सिलिकॉन कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है लेकिन इतनी तो नहीं होती ना कि इनके इलेक्ट्रॉन्स ही छीन ले, जिस तरह ऑक्सीजन होता है, हैलोजन्स होते हैं। तो इसकी जो वैल्यू होती है अपनी केमिकल शिफ्ट की वो जीरो होती है। अच्छा, अब मैग्नेट जो है मिसाल के तौर पे यूं पड़ा था, ठीक है, अल्फा वाले भी यूं ही हैं और मैग्नेट यूं हैं और बीटा वाले कैसे हैं, बीटा वाले यूं हैं। अच्छा, अब यूं से अब ये है कि इसे यूं सीधा करना होता है। अब यूं से यूं करने के लिए थोड़ा शिफ्ट हुआ, थोड़ा केमिकल शिफ्ट और थोड़ी एनर्जी इसके लिए चाहिए, लेकिन जो अल्फा यूं पड़े हैं उसे यूं से यूं लाने के लिए ज़्यादा केमिकल शिफ्ट हुआ, यानी कि उसके लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो वो अमाउंट जिसके ज़रिए से प्रोटॉन का स्पिन चेंज करना, प्रोटॉन की रेजोनेंस शिफ्ट हुई है टेट्रामिथाइलसिलेन से पार्ट्स पर मिलियन में, ठीक है। आई थिंक आप मेरा पॉइंट क्लिक कर गए होंगे। और टेट्रामिथाइलसिलेन का 0 ppm होता है, तो अमाउंट जिसके जरिए से प्रोटॉन की रेजोनेंस शिफ्ट होती है टीएमएस से, ठीक है, टीएमएस से पार्ट्स पर मिलियन में स्पेक्ट्रोमीटर की फ्रीक्वेंसी के। नेक्स्ट वो कह रही हैं कि जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है मुख्तलिफ प्रोटॉन की, उनके दरमियान यानी कि डिफरेंस बहुत कम होता है। जैसे कि क्लोरोमीथेन, फ्लोरोमीथेन, इसमें डिफरेंस 72 हर्ट्ज का है, जब आप यानी कि इनके दरमियान डिफरेंस 72 हर्ट्ज का इनकी फ्रीक्वेंसी में है, यानी कि स्पिन चेंज करने के लिए आप इन्हें जो फ्रीक्वेंसी देते हो, जब मैग्नेटिक फील्ड 1.41 टेस्ला होगी। अब नेक्स्ट वो कह रही हैं कि मोर देन 1 ppm, यानी कि जब एक से ज़्यादा होगा 1.4 यानी कि एक से ज़्यादा ppm होगा तो फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी 60 मेगाहर्ट्ज हो जाएगी। फिर वो कह रही हैं कि आप एग्जैक्ट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को, यानी कि जिस पे वो स्पिन चेंज करेगा जिस फ्रीक्वेंसी पे, उसे आप मेजर नहीं कर सकते हो, आप रिलेटिव करते हो। टेट्रामिथाइल से रिलेटिव रेफरेंस कंपाउंड टेट्रामिथाइलसिलेन, देखें 4 CH3 के ग्रुप लगे हुए हैं, 7 सिलिकॉन है और रेजोनेंस हर प्रोटॉन की सैंपल में उसे इसके रिलेटिव मेजर करते हैं। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है उसे आप डायरेक्टली जो है मेजर, फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस है इसे आप मेजर डायरेक्टली कर सकते हैं। आप जस्ट डिफरेंस को डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू को नहीं कर सकते। और ये जो स्टैंडर्ड रेफरेंस कंपाउंड है इसके अंदर जो यूनिवर्सल प्रोटॉन्स हैं वो ज़्यादा शील्डेड है दूसरों की निस्बत। उस वक्त लोगों को लगता था अब तो और भी आ गई हैं शील्डेड। तो ये एक एंड जो है रेंज का उस पर होता है, 0 पर होता है और इसकी शिफ्ट जो है मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड कर रही होती है। जब 2.35 टेस्ला वैल्यू होगी तो जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास 100 मेगाहर्ट्ज पर जो है चली जाएगी। अब डेल्टा यानी कि केमिकल शिफ्ट की वैल्यू, ठीक है, पीपीएम में भी ये हो सकती है। डिस्टेंस हर्ट्स में टीएमएस से और इसे डिवाइड करेंगे स्पेक्ट्रोमीटर की फ्रीक्वेंसी मेगाहर्ट्ज में, ठीक है। तो 270/100, 162/60, तो ये 2.70 ppm। अब केमिकल शिफ्ट के जो यूनिट्स हैं डेल्टा भी हो सकता है, पीपीएम भी, पार्ट्स पर मिलियन भी हो सकता है। और प्रोटॉन की रेजोनेंस 0 पे होती है टीएमएस के लिए, ये मैंने स्टार्ट में बता दिया। जो एनएमआर का स्पेक्ट्रोमीटर है वो स्कैन करता है। फातिमा सब्र करो, मैं अभी पढ़ा लूं, मैं आ रही हूं। प्रोटॉन की जो रेजोनेंस है, प्रोटॉन की जो रेजोनेंस है वो 0 पर है। प्रोटॉन की रेजोनेंस यानी कि 0 पर है।
टीएमएस के लिए एनएमआर का जो स्पेक्ट्रोमीटर है वो स्कैन करता है हाई वैल्यू से लो वैल्यू की तरफ, हाई टू लो की तरफ, यानी कि वो जाता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, अब न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोमीटर ये है तो सही, लेकिन अब इसकी दो टाइप्स हैं, एक कंटिन्यूस वेव इंस्ट्रूमेंट है, एक पल्स्ड फोरियर ट्रांसफॉर्म है। पहले कंटिन्यूस वेव CW इंस्ट्रूमेंट देखते हैं, ये तो सिंपल सा है। ये इधर सैंपल पड़ा है, इर्द गिर्द मैग्नेट के दो पोल्स हैं, ये रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर है। ठीक है, और ये स्पिन करेगा सैंपल की, ये जो ट्यूब है ये RF डिटेक्टर, और इसमें एम्पलीफायर भी होता है और ये रिकॉर्डर। क्या कहानी है कि ये जो सैंपल पड़ा है ना, पहले तो इसे यूं घुमाएंगे, ये देखें घूमता हुआ, कि इसके सारे जो एटम्स हैं उन्हें मैग्नेटिक फील्ड इक्वली लगे। अब यहाँ से वेव्स आ रही हैं तो इसकी एटम्स एनर्जी को अब्जॉर्ब करेंगे, हाई स्टेट में चले जाएंगे। ठीक है, फिर जब वो लोअर स्टेट में जा रहे हैं, अनस्टेबल हैं, बीटा में अल्फा में वापस आएंगे, एनर्जी को रिलीज करेंगे, जो कि फिर इधर डिटेक्टर के पास जाएगी, वो बताएगा कि हाँ हाँ ये हाइड्रोजन हो सकता है, जो कि इस तरह के एटम से अटैच होगा। ठीक है, और फिर रिकॉर्डर इसे रिकॉर्ड कर लेगा। जो 60 मेगाहर्ट्ज का एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर है। अच्छा, अब इसमें -1.41 टेस्ला कुछ ppm आपने मैग्नेटिक फील्ड फॉर एग्जांपल दी है, और 60 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रोमीटर है। सैंपल को आप सॉलिड लिक्विड सैंपल एक दोनों ऑब्जर्व कर सकते हैं, और दूसरा सैंपल को आप सॉल्वेंट में डिजोल्व कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। और इसके अंदर लेकिन उस सॉल्वेंट में वो ड्यूटीरेटेड हो, कोई प्रोटियम वाला यानी कि इंटरफेयर करने वाला ना हो। तो CCl4 CdCl3, ठीक है, ये जो है हम यूज़ कर सकते हैं, और CCl4 CdCl3, और इसके अलावा स्मॉल अमाउंट में जो टेट्रामिथाइल सिलेन है उसे डाला जाता है इंटरनल रेफरेंस कंपाउंड के तौर पर। सैंपल का जो सेल है छोटी सी सिलेंड्रिकल ट्यूब है, जिसे जो है मैग्नेट के दरमियान रखा गया है, अभी मैंने डायग्राम से दिखाया है। सैंपल को आप स्पन करते हैं, घुमाते हैं कि वो सबको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है लग जाए। रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर कॉइल के थ्रू जुड़ा हुआ होता है, यानी कि कॉइल के थ्रू जुड़ा हुआ होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स देगा, जिससे उनकी एनर्जी को अब्जॉर्ब करके अपनी स्पिन को चेंज कर लेंगे। और परपेंडिकुलर जो RF ऑसिलेटर के पड़ा होता है, यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर के जो पड़ा होता है, वो डिटेक्टर कॉइल होती है। जब सैंपल एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है तो उसकी स्पिन चेंज हो जाती है। तो यानी कि फिर वो जब दोबारा वापस आएगा तो उसे रिकॉर्डर डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा, और रिकॉर्डर पे वो RF सिग्नल के तौर पे, एक पीक के तौर पर, एक रेजोनेंस सिग्नल के तौर पर जो है आ जाएगा, जिसकी मतलब पीक्स ही बनी हुई होंगी। और अब जो है यानी कि B वेरी करते हैं, और इसमें फ्रीक्वेंसी को हम कांस्टेंट रखते हैं, 60 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी रखते हैं। और केमिकली डिस्टिंक्ट प्रोटोन जो है रेजोनेंस में, यानी कि जो मुख्तलिफ प्रोटोन है वो मुख्तलिफ पीक्स के तौर पर आते हैं। अब नेक्स्ट इसमें है कि पीक एक यानी कि 0 ppm पे भी आती है, जो कि इंटरनल रेफरेंस कंपाउंड की होती है। और जो शील्डेड यानी कि जिनके साथ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लड़खड़ाते आहिस्ता आहिस्ता प्रोसेस स्लोली करते हैं। अच्छा, जो शील्डेड होता है वो ऑफ फील्ड होता है, वो स्पेक्ट्रम के इधर, जैसे कि ये स्पेक्ट्रम है तो वो राइट साइड पर आता है। और इससे यानी कि शील्डेड बीटा होता है ना, थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी चाहिए यूं सीधा होने के लिए। डी शील्डेड जो है एक तो चार्ट के लेफ्ट पर आता है, डाउन फील्ड है, और इससे भाई यूं पड़ा था, ऐसे था, और इसे यूं आने के लिए केमिकल शिफ्ट ज़्यादा होगी, यानी कि ज़्यादा एनर्जी चाहिए, हाई फ्रीक्वेंसी चाहिए। ठीक है, तो ये सिंपली इस कंपाउंड का जो है दिखाया गया है। ठीक है, ये खैर इसका स्पेक्ट्रम नहीं बना हुआ, असल स्पेक्ट्रम इसका नहीं बना हुआ, ये वैसे एक एग्जांपल दी है कि यूं प्रोटॉन्स की जो है रेशोज आएंगी। जैसे कि अगर इसकी हमने देखनी हो तो 2 है ना इसके नेबरिंग में, तो 2 + 1 3, तो इसके 3 प्रोटॉन आ रहे हैं। एग्जाम्पल अभी दिया, ये एग्जैक्ट इसका नहीं बना हुआ, वो आगे हम देखेंगे। अब नेक्स्ट इसकी हमने डेफिनेशन देखनी है कंटिन्यूस वेव इंस्ट्रूमेंट की। इंस्ट्रूमेंट जो कि मैग्नेटिक फील्ड को कंटिन्यूस फैशन में चेंज करते हैं और स्कैन करते हैं डाउन फील्ड, यानी कि लेफ्ट से अप फील्ड की तरफ, यानी कि राइट की तरफ, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को जो चेंज करते हुए स्कैन करते जाते हैं राइट, यानी कि डाउन फील्ड से अप फील्ड की तरफ। सॉरी, स्कैनिंग फ्रॉम डाउन फील्ड तो लेफ्ट पर है ना, स्कैन करते हुए जाते हैं लेफ्ट से राइट, यानी कि डाउन फील्ड से अप फील्ड की तरफ स्पेक्ट्रम के। इन्हें कंटिन्यूस वेव इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, और ये फ्रीक्वेंसी में देते हैं। जिस तरह IR का हमने देखा था फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल, तो ये फ्रीक्वेंसी में डाटा देती हैं, तो इनका हम कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी डोमेन स्पेक्ट्रम है। पल्स्ड फोरियर ट्रांसफॉर्म वाले ये हमें IR की तरह टाइम डोमेन सिग्नल देंगे, जिसे फिर फोरियर ट्रांसफॉर्म मैथमेटिकल फार्मूला लगा के हम फ्रीक्वेंसी में, जिसे फिर इंसान समझ सकते हैं। इंसान तो फ्रीक्वेंसी वाले को ही समझ सकते हैं, टाइम वाले को तो नहीं, तो हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो नेक्स्ट हमने पल्स्ड फोरियर ट्रांसफॉर्म देखना है, तो इसकी समझ आ गई होगी कि इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन लिख दें, वो पीछे वाली ड्राइंग बना दें और ये बता दें
कि लेफ्ट से राइट स्कैन करता हुआ जाएगा और इसमें मैग्नेटिक फील्ड को जो है आप चेंज करोगे। तो नेक्स्ट है पल्स्ड फोरियर ट्रांसफॉर्म इंस्ट्रूमेंट। तो जो पल्स्ड फोरियर ट्रांसफॉर्म है ये पावरफुल लेकिन शॉर्ट बर्स्ट, यानी कि थोड़ी थोड़ी एनर्जी का बर्स्ट कहते हैं, जैसे धमाका आगे की तरफ रिलीज करना, वो पावरफुल होगा लेकिन थोड़ी सी मिकदार में होगा। तो उससे सारे मैग्नेटिक न्यूक्लियाई मॉलिक्यूल में साइमल्टेनियसली यानी कि एक ही बार में एक्साइट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे जो है एक ही बार में एक्साइट हो जाएंगे। और सोर्स जो है इसमें आप सोर्स को ऑन और ऑफ करते रहते हैं तो फ्रीक्वेंसीज की एक रेंज सी पैदा हो जाती है। और पल्स जब डिसकंटिन्यूस होती है तो क्या होता है कि एक्साइटेड न्यूक्लियाई फिर एनर्जी को लूज कर देते हैं। ठीक है, 1 मिनट में कैमरा साफ कर लूँ, जाना नहीं है, ओनली 1 मिनट। फॉग स्मोक है तो उसकी वजह से ये भी थोड़ा सा ब्लर हो जाता है। ठीक है, तो ये जो पल्स, हाँ, जब ये डिसकंटिन्यूस होगी तो जो एक्साइटेड न्यूक्लियाई है वो एनर्जी को लॉस करेंगे, और एनर्जी को लॉस करेंगे तो यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे को खारिज करेंगे, जिसे फिर आगे डिटेक्ट कर लिया जाएगा। अब इसमें मॉलिक्यूल्स मुख्तलिफ न्यूक्लियाई होते हैं, तो मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी होती हैं उन सब के लिए। ठीक है, मॉलिक्यूल डिफरेंट न्यूक्लियाई डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ EMR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट, यानी कि मुख्तलिफ न्यूक्लियाई मुख्तलिफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस को खारिज करते हैं। तो जिसे हम FID फ्री इंडक्शन डीके कहते हैं कि मॉलिक्यूल्स के डिफरेंट न्यूक्लियाई मुख्तलिफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस को खारिज कर रही हैं। और दूसरा ये टाइम डोमेन सिग्नल देता है, मैथ रूल फोरियर ट्रांसफॉर्म लगाकर इसे आप फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल जो है उसमें बदल देते हो, जिसे इंसान समझ सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट इसमें हमने डिफरेंस देखना है इन दो मेथड्स के दरमियान। जो CW कंटिन्यूस वेव है ये स्लो है, फोरियर ट्रांसफॉर्म वाला फास्ट है, फ्यू सेकेंड्स में देता है। इसका जो FID आता है वो फ्यू सेकेंड्स में आता है। FID यानी कि मुख्तलिफ न्यूक्लियाई मुख्तलिफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज जो दे रही हैं, ठीक है, वो तेजी से चंद सेकेंड्स में देगा। और नेक्स्ट जो CW है, 1 मिनट में कैमरा साफ कर लूँ, तो CW वाले का हमने CW वाला जो है इसमें आप एवरेज नहीं ले सकते हो, लेकिन इसमें रिपीट कर सकते हैं, एवरेज ले सकते हैं। तो वीक सिग्नल और नॉइस कहते हैं रैंडम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जो कि मीन ना हो, इसे एरर कह सकते हैं। तो अगर वीक सिग्नल है या उसमें नॉइस है तो एवरेज लेने से वो एरर खत्म हो जाती है। तो इसमें आप एवरेज ले सकते हो, और ये अबंडेंट न्यूक्लियाई के लिए CW यूज करते हो। लेकिन फोरियर ट्रांसफॉर्म वाला आप जो इतने अबेंडेंट नहीं हैं, रेयर हैं, स्ट्रांगली जो मैग्नेटिक नहीं है या फिर डाइल्यूट होती हैं, इतने कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होते, उनके लिए आप ये यूज कर सकते हो। और जो मॉडर्न NMR का स्पेक्ट्रोमीटर है, ठीक है, उसके अंदर सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स होते हैं। ठीक है, वो कैसे होते हैं, उनकी यानी कि 14 टेस्ला इतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड 600 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है, और एक खास इलाई कहते हैं 2 एलिमेंट्स का मजमूआ, ठीक है, उससे बने हुए होते हैं। और इसे हीलियम के टेम्परेचर पे हम ठंडा करते हैं, और इसे एक दीवार की फ्लास्क ने यानी कि एक इंसुलेटिंग चैम्बर ने इन्हें जो है सराउंड किया हुआ होता है। और इसके अंदर जो है यानी कि उस दीवार की फ्लास्क में लिक्विड हीलियम होता है, और उसे एक और लिक्विड यानी कि नाइट्रोजन सराउंड कर रहा होता है। 100 से ज़्यादा जो है आप इसमें देते हो फ्रीक्वेंसी, 200 और 300 और 400 की कॉमन है। ठीक है, और रिसर्च के लिए पीछे हमने 600 देखी थी और यहाँ 900 है, तो ये 600-900 जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं, 400 तक जो है कॉमन होती है। अब नेक्स्ट इसका कितना रह गया है, 1 मिनट मैं देख लूँ। नेक्स्ट बस इसका जो है अब ख़त्म ही होने वाला है। ठीक है, तो केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स, ठीक है, अब तो बस एग्जांपल्स हैं, नहीं ऐसे ही देखते जाना एक नज़र और ख़त्म होने वाला है बस। तो सारे प्रोटॉन्स जो कि एक ही अब्जॉर्प्शन पीक दें, जो एक ही इन्वायरमेंट में हो, तो वो केमिकली इक्विवेलेंट होते हैं, जैसे कि बेंजीन के सारे। ठीक है, और ये क्या है, साइक्लोपेंटेन, इसके सारे। ठीक है, और ये वाले जो हैं 2 पीक्स दे रहे हैं। ठीक है, इनमें 2 तरह की पीक्स, एक ये इस टाइप के प्रोटॉन और ये एक इस टाइप के। ठीक है, ये दोनों एक जैसे तो एक पीक, ये दोनों एक जैसे तो एक पीक, और ये इधर वाले एक जैसे तो एक पीक, इधर वाले एक जैसे तो एक पीक। तो ये 2 पीक्स दे रहे हैं, ये भी जो है 2 पीक्स दे रहे हैं, ये भी 2 पीक्स दे रहे हैं। और नेक्स्ट ये जो है 3 पीक्स देते हैं। इन तीनों की एक जैसी होगी, इसकी अलग टाइप की, इसकी अलग टाइप की। ठीक है, इसकी अलग टाइप की, इसकी अलग टाइप की, इसकी अलग टाइप की। तो ये 3 NMR पीक्स। ठीक है, अच्छा, अब ये जो 3 एक जैसी दे रही है ना, ये इंटीग्रेटेड पीक है। ठीक है, और अगर इसका हमने फॉर एग्जांपल इसका मालूम करना हो कि इसमें पीक स्प्लिटिंग कितनी होगी, तो इसके यानी कि इसका नहीं देखते, किसी इजी का दिखाती हूँ। जैसा कि इसकी पीक स्प्लिटिंग आपने देखनी है तो इसके नेबर में कितने हैं। ठीक है, इसका इसके लिहाज से अगर हम देख रहे हैं तो 3 हैं।
ठीक है, तो ये जो है 4 पीक्स देगा। इसका इसके लिहाज से देखेंगे तो ये 2 है तो 2 + 1 3 पीक्स देगा। तो वो आगे हमें कंडीशंस बताएंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमने देखना होगा। फिलहाल मैं सिखा रही हूँ कि कैसे करना होगा। इंटेग्रल्स और इंटीग्रेशन क्या होती है। एनएमआर का जो स्पेक्ट्रोमीटर है उसमें एबिलिटी है कि वो एरिया को मेजर कर सकता है हर पीक के। ठीक है, तो वो ये कैसे करता है, इट डज वो यानी कि वर्टिकल लाइन लगाने के जरिए से ये करता है, जिसे हम इंटेग्रल कहते हैं, जो कि हाइट में बढ़ती है जैसे जैसे एरिया बढ़ता है। ठीक है, यानी कि लाइन लगा के आप क्या कर सकते हो, एरिया को फाइंड आउट कर सकते हो कोई वर्टिकल लाइन लगा के, जिसे हम इंटेग्रल या इंटीग्रेशन कहते हैं। हाइट जो है उस इंटेग्रल लाइन की वो एब्सोल्यूट नंबर तो हाइड्रोजन का हमें नहीं देती, हाँ, लेकिन रिलेटिव नंबर जो है उसका दे देती है, अंदाजन बता देती है हर तरह के जो है हाइड्रोजन का। ये आगे जब हम स्पेक्ट्रम का एनालिसिस करेंगे उसमें देखेंगे। तो केमिकल इन्वायरमेंट और केमिकल शिफ्ट क्या होती है, पहले भी हमने देखा है कि मुख्तलिफ तरह के प्रोटॉन की मुख्तलिफ केमिकल शिफ्ट होती है। ठीक है, डी शील्डेड की अलग, शील्डेड की अलग। डी शील्डेड की केमिकल शिफ्ट ज़्यादा होगी, शील्डेड वाले की थोड़ी होगी, अल्फा बीटा स्टार्ट में बताया था। जो न्यूमेरिकल वैल्यू है केमिकल शिफ्ट की वो हमें फिर बताती है प्रोटॉन्स के बारे में। जो एरोमेटिक प्रोटॉन्स हैं फिनाइल एसीटोन और बेंजाइल एसीटेट के, ठीक है, उनकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू 7.3 ppm होती है, 7-8 के इन बिटवीन। मिथाइल ग्रुप्स की 2 के साथ आती है। तो ये देखें, ये चार्ट बना हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो ये आपने याद करनी है। जो टेट्रा मिथाइल सिलेन है वो उसकी 0 पर आती है। ठीक है, नेक्स्ट है लोकल डायामैग्नेटिक शील्डिंग। इसकी यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी है कि इलेक्ट्रॉन जो हर प्रोटॉन के साथ होती हैं वो घूम रहे होते हैं, अपनी मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रही होती हैं, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इन्हें अप्लाइड फील्ड से जो है बचाती है, जिसमें हमने सैंपल को रखा है, यानी कि वो मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड से बचाती है। इस चीज़ को हम लोकल डायमैग्नेटिक शील्डिंग, यानी कि उनके इलेक्ट्रॉन अपनी मैग्नेटिक फील्ड पैदा करके उन्हें मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड से बचा रहे हैं, तो उन्हें शील्ड कर रही हैं, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रो नेगेटिविटी के इफेक्ट हमने देखने हैं, और हाइब्रिडाइजेशन के जो है इफेक्ट देखने हैं। इस का स्क्रीनशॉट ले लें, इसे सेव कर लें, ये वैल्यूज आपने खुद याद करनी है। मेन माइंड में रखें मिथाइल की 2, टेट्रा मिथाइल सिलेन जो कि रेफरेंस कंपाउंड है उसकी 0, और एरोमेटिक वालों की 7 और 8 के इन बिटवीन आएगी। ज्यादातर इन्हीं का पूछा जाता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इफेक्ट्स। जो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग सब्स्टिट्यूएंट होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को प्रोटॉन से खींच लेता है, उसे डी शील्ड कर देता है। इस तरह से वो अप्लाइड फील्ड को जो है अब ज्यादा फील करेगा, मैंने कहा नहीं था, उसके अकॉर्डिंग अपनी डायरेक्शन कर लेगा। ठीक है, और जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है, ठीक है, यानी कि अब अल्फा है, डी शील्डेड है, यूं पड़ा है, उसे यूं से यहां से आने के लिए केमिकल शिफ्ट ज्यादा शिफ्ट हुई, तो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू बढ़ गई। ये सारा मैं पहले बता चुकी हूँ, इसलिए मैंने स्टार्ट में बता दिया था। तो ये जो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग सब्स्टिट्यूएंट आप बढ़ाएंगे तो ये शिफ्ट भी बढ़ती जाएगी, और डिस्टेंस बढ़ाने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाती है। 3 एटम्स के बाद तो ये गायब हो जाती है। हाइब्रिडाइजेशन का इफेक्ट, जो sp3 के हाइड्रोजन होते हैं इनकी जो रेजोनेंस यानी कि इनका स्पिन चेंज करना 0 से 2 के इन बिटवीन हो रहा होता है, क्योंकि कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इनके साथ होता ही नहीं है। और एक्सट्रीम राइट पे जहाँ पे TMS 0 है वहाँ पे ये साथ साथ आ रही होती हैं, जैसे कि मिथाइल्स तो 1 ppm या 2 के साथ आते हैं। मिथाइलिन के जो हाइड्रोजन यानी कि मिथाइल CH3 मिथाइलिन CH2 ये 1.2 पे आ रहे होते हैं, और जो टर्शरी मिथाइन हाइड्रोजन होते हैं उनकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये सारा यहाँ पर जो है बनाया हुआ है, पहले टर्शरी है फिर सेकेंडरी है। ठीक है, तो इनकी केमिकल शिफ्ट सबसे ज़्यादा है, और ये फिर बाकियों की सेकेंडरी, प्राइमरी और ये स्ट्रेन ड्रिंक है इनकी कम होती जा रही है। नेक्स्ट है sp2 हाइड्रोजन। जो विनाइल के हाइड्रोजन, विनाइल हम डबल बॉन्ड को कहते हैं, एलाइल 3 कार्बन और 1 डबल बॉन्ड, और एलीन 3 कार्बन और 2 डबल बॉन्ड। ठीक है, और विनाइल की बात हो रही है, डबल बॉन्ड, सब्सटीट्यूटेड डबल बॉन्ड को विनाइल कहते हैं। और एराइल क्या होता है, सब्सटीट्यूटेड एरोमेटिक, यानी कि कोई भी एरोमेटिक रिंग के साथ कोई अल्काइल ग्रुप लगा है। तो एरोमेटिक के हाइड्रोजन की 7 to 8 होती है, एल्डिहाइड के प्रोटोन की, अब देखिए इनमें डबल बॉन्ड आ रहा है तो इसलिए इनकी ज़्यादा हो गई है। ठीक है, इसकी 9 से 10, एल्डिहाइड में भी तो डबल बॉन्ड कार्बोनिल का होता है। विनाइल की 4 से 7 तक है। इनकी बड़ी केमिकल शिफ्ट है एनाइसोट्रोपी की वजह से। एनाइसोट्रोपी मतलब अनसैचुरेशन की वजह से। ठीक है, एक ऐसा फैक्टर जिसकी वजह से ये एनाइसो हो गए, सेम नहीं रहेंगे।
तो यही मैंने लिखा है एनाइसोट्रोपी में चेंज, जैसे डायरेक्शन चेंज, और यहाँ पे है कि जैसे अनसेचुरेशन आई तो ये चेंज होगा। अच्छा, अब sp2 का देख के हम एक्सपेक्ट तो ये करते हैं कि ज़्यादा हो, लेकिन इसकी केमिकल अनएक्सपेक्टेडली इनकी कम आती है, 2 to 3 आती है। sp2 से भी मतलब कि इनकी जो है कम होती है। तो एसिटाइलिनिक के हाइड्रोजन 2 से 3 पर आते हैं, जो कि sp2 से भी कम है। ठीक है, यानी कि होना तो ये चाहिए था कि वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, एस करेक्टर क्योंकि इनमें ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा अल्काइन में होता है एस करेक्टर, फिर अल्कीन में होता है, फिर अल्किन, यानी कि एस करेक्टर ज़्यादा था, तो यानी कि ज़्यादा एस करेक्टर ज़्यादा, यानी कि न्यूक्लियस के उतने ज़्यादा करीब हैं, इलेक्ट्रॉन्स को उतना ज़्यादा खींचेंगे, और इसीलिए sp2 का भी ज़्यादा था, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा था, तो वो डी शील्ड हो रहा था, अल्फा बन रहा था, तो उसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे तो एस करेक्टर इतना ज़्यादा 50%, sp2 में 33 था और केमिकल शिफ्ट ज़्यादा, यहाँ पे 50 हो गया, और यानी कि न्यूक्लियस के इतना ज़्यादा करीब है और बहुत ज़्यादा है, 50% है, फिर भी कम आ रही है। ठीक है, तो दिस इज अपोजिट ऑफ व्हाट इज एक्चुअली ऑब्जर्व। ठीक है, 2 to 3 ppm की इसकी वैल्यू आ रही होती है। अब नेक्स्ट जो है एसिडिक और एक्सचेंजेबल हाइड्रोजन, कुछ जो है कम डीशील्डेड होते हैं। ठीक है, तो उनकी वैल्यू 10 to 12 ppm होती है। ठीक है, यानी कि ज़्यादा शील्डेड कम डीशील्डेड। दोनों रेजोनेंस और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इफेक्ट जो हैं ऑक्सीजन के, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को जो है खींच रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को विड्रा, ये डबल बॉन्ड ऊपर चला जाएगा, इसके लोन पेयर इधर आ जाएंगे। तो वो कह रहे हैं कि रेजोनेंस और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो इफेक्ट है ऑक्सीजन का, वो इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा एसिड प्रोटॉन से। तो फिर अब इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा तो वो इजीली जो है फिर लॉस हो जाएंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक्सचेंजेबल हाइड्रोजन, ये वाली टर्म्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं पढ़ा रही हूँ। इंपॉर्टेंट चीज़ें केमिकली इक्वलेंट, केमिकल शिफ्ट, वो सारा मैं पीछे बता चुकी हूँ। ठीक है, लेकिन अगर सही स्पेक्ट्रम को समझना है तो ये बातें पढ़ना भी ज़रूरी है। तो वेरिएबल अब्जॉर्प्शन, मुख्तलिफ तरह की अब्जॉर्प्शंस जो हैं, अब्जॉर्प्शन पीक्स की पोजीशन आ रही होती हैं, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है, जैसे कि OH और अमाइनो में होती है। ये यानी कि हेट्रो एटम से जुड़े हुए होती हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी ज़्यादा होगी, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की वजह से ये होती है ना, तो उतना ज़्यादा ये डी शील्डेड होगा, ज़्यादा केमिकल शिफ्ट होगी। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो चीज़ कॉन्सनट्रेटेड है, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा, उसमें ज़्यादा होती है, और ज़्यादा मालिक्यूल्स इसमें जो है कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो ज़्यादा उनमें जो है हाइड्रोजन, जितने ज़्यादा मालिक्यूल कॉन्टैक्ट में आते हैं उतनी ज़्यादा जो है इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। कॉन्सनट्रेटेड है, ज़्यादा मालिक्यूल कॉन्टैक्ट में आ रही हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड उन्होंने आपस में फिर ज़्यादा बना लिया। डाइल्यूशन में क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? नहीं होती। हाइड्रोक्सल के जो प्रोटोन हैं वो 0.5 से 1 तक जो है अब्जॉर्ब करते हैं। जो कॉन्सनट्रेटेड सोल्यूशन है उसकी 4 से 5 ppm तक होती है। और हाइड्रोजन जो कि एक्सचेंज होते हैं सॉल्वेंट के साथ एक्सचेंज हो जाएंगे, ठीक है, या एक दूसरे के साथ। तो जो एक्सचेंज हो जाते हैं यानी कि एसिडिटी की वजह से आगे पीछे चले जाती हैं, तो इनकी अब्जॉर्प्शन पोजीशन वेरिएबल होती हैं, डिफरेंट होती हैं। अब नेक्स्ट हमने जो है मैग्नेटिक एनआइसोट्रॉपी के बारे में, बस खत्म होने वाला, मैग्नेटिक एनआइसोट्रॉपी के बारे में देखना है। एनॉमलस शिफ्ट यानी कि शिफ्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई, कोई अनसैचुरेटेड सिस्टम की वजह से या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आने की वजह से जिसने इसके इलेक्ट्रॉन्स को खींच लिया, तो ये डी शील्ड हो गया, तो इसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू ज़्यादा, यानी कि एनॉमलस शिफ्ट। अब बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट कर रहे होते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करते हैं जो कि यूनिफॉर्म नहीं होती मैग्नेटिक एनआइसोट्रॉपी की वजह से, ठीक है, यानी कि अनसैचुरेटेड सिस्टम है तो वो यूनिफॉर्म नहीं होगी, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेंगे, तो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू बहुत ज़्यादा। एसिटाइलिनिक हाइड्रोजन जो है ये शील्डेड होते हैं। अब एनॉमलस तौर पे इसमें सिर्फ बढ़ना नहीं है केमिकल शिफ्ट का, इसमें कम होना भी है। अब इसमें होनी तो ज़्यादा चाहिए थी लेकिन इसमें कम होती है, ठीक है। और स्पिन स्पिन सप्लिटिंग क्या होती है, जैसे कि 1,1,2 ट्राइक्लोरोइथेन है, तो इसके अंदर 2 केमिकली डिस्टिंक्ट टाइप के जो हैं प्रोटोन है, एक ये और एक ये, ठीक है। इसका अगर हम देखें तो ये 2 रेजोनेंस पीक देगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो 1 + 1 2, इसका देखें तो 3 देगा, 2 + 1 3, ठीक है। तो अब इसमें सबसे ज़्यादा डीशील्डेड कौन है? ये है, ठीक है, ये है। और इसकी कितनी पीक्स आती हैं इसके हिसाब से हमने देखनी है, तो 3 आती हैं, तो ये डीशील्डेड है और इसकी 3 पीक्स आती हैं। और डीशील्डेड का हमने कहा था लेफ्ट में लिखेंगे, तो ये लेफ्ट में, ठीक है। इसका अगर हम इसके हिसाब से देखें तो 1 + 1 2, तो ये थोड़ा इसके मुकाबले में शील्डेड है, तो ये यहाँ पर, ठीक है। तो इसका जो इंटेग्रल है यानी कि जो 3 बता रहा है इसका इंटेग्रल 1 है, ठीक है, ये इसके हिसाब से 3, और इसका इंटेग्रल जो है 2 हाइड्रोजन अटैच है तो इंटेग्रल 2, इंटेग्रल इसका जो है 2 है, और पीक्स इसकी इसके लिहाज से देखनी है तो 2 आ रही हैं,
जो मिथाइन है इसकी 5.77 ppm यानी कि इसकी केमिकल शिफ्ट होती है, और ये यानी कि ये मिथाइन स्प्लिट हो जाता है इसके लिहाज से ट्रिपलेट में। ठीक है, तो ये मिथाइन है और ये मिथाइलिन है। मिथाइलिन किस में कन्वर्ट हो रहा है? डबलेट में। अब नेक्स्ट हमने मिथाइलिन का देखना है डबलेट में। ये हमने n+1 रूल से फाइंड आउट की। स्पिन स्प्लिटिंग की क्या डेफिनेशन है कि हर तरह का जो प्रोटोन है अपने साथ वाले इक्विवेलेंट प्रोटोन को जो एडजेसेंट साथ वाले कार्बन पर है उसे सेंस करता है और उसकी रेजोनेंस की पीक स्प्लिट हो जाती है। ठीक है, अब अगर इसके लिहाज से हम देखें तो यानी कि इसका अगर हम इसके लिहाज से देखें तो ये डबलेट देगा। ठीक है, और इसका अगर हम इसके लिहाज से देखें तो ये ट्रिपलेट देगा। ठीक है, तो इसका ठीक है, इसका अगर हम इसके लिहाज से देखें तो क्वार्टेट देगा। ठीक है, और इसका अगर हम देखें तो ये 2+1 3 ट्रिपलेट देगा। लाजमी नहीं है इसका देखो उसका देखो। ठीक है, जिसका भी देखो, बस तरीका जो है मैं समझा रही हूँ। या आगे फिर एनालिसिस, स्पेक्ट्रम एनालिसिस पढ़ेंगे तो उसमें मेन देखेंगे। अभी तो फिलहाल ये टर्म्स जो है समझानी है। तो अगर किसका देखें, इसका देखें तो ये 1 है इसके नेबर में, तो 1+2 ये डबलेट दे रहा है। और दूसरा इसमें ये 3 और 3। ठीक है, 6 इक्विवेलेंट नेबर्स हैं जो कि सेप्टेट। ठीक है, 6 है ना, 3 और 3 6। फिर अगर इसका फाइंड आउट इसके कितनी यानी कि पीक्स आएंगी तो ये 6 हैं। ठीक है, तो 6 + 1 7 पीक्स आएंगी जिसे हम सेप्टेट कहते हैं। हाइड्रोजन साथ वाले कार्बन एटम पर एक दूसरे को क्योंकि सेंस कर सकती हैं। अब ये इन सब की जो है वैल्यूज लिखी हुई हैं केमिकल शिफ्ट्स की, और ये भी सारी जो है वही कहानी है। जैसे कि अगर इसका देखें, एक हाइड्रोजन है तो 2। ठीक है, अब ये सारा आपने खुद ने स्क्रीनशॉट लेकर देख लेना है। तो अब अगर इसका देखें, इस कार्बन का, तो इसके साथ वाले नेबर्स के, इस हाइड्रोजन को नहीं देखना आपने, इसके नेबर्स पे जो हाइड्रोजन है उन्हें देखना है। तो 6 और 1 7। ठीक है, तो ये 7 बनी हुई है। तो ये सारा जो है आप लोगों ने खुद देख लेना है। कपलिंग, स्पिन स्प्लिटिंग। ठीक है, ये हाइड्रोजन जो साथ वाले कार्बन की हैं उन्हीं की वजह से होती है। इथाइल ग्रुप है, इसमें मिथाइल के प्रोटोन हैं। मिथाइल के प्रोटोन 2+1 ट्रिपलेट देंगे, और ये मिथाइलिन के जो है क्वार्टेट देंगे। ऑकरेंस जो है स्पिन स्प्लिटिंग की, ये हमें एडिशनल यानी कि इंफॉर्मेशन दे देती है। नेक्स्ट पास्कल रूल है, हर एंट्री जो है ट्राइंगल में वो सम है 2 एंट्रीज का जो कि उससे ऊपर है और उसके जो बिल्कुल लेफ्ट और राइट पर हैं। इसे देखें, पहले 1 है, फिर 1 1 1 लिखेंगे। ठीक है, फिर ये 1, पहले एक तो 1 आ जाएगा और फिर दूसरा इन दोनों को ऐड करके 2, और 1 आगे कुछ नहीं यानी कि 0 1। अब इसका पहले जो है 1 आ जाएगा, फिर 1 और 2 मिलेंगे तो 3 आ जाएंगे। ठीक है, फिर 2 और 1 मिलेंगे तो 3, और 1 में कुछ नहीं 0 यानी कि 1। अब इसका देखें तो इसमें पहले 1 आ जाएगा, 1 + 3 4। ठीक है, और 3 और +3 6, 3 + 1 4, और आगे कुछ नहीं 0 मतलब कि 1। ठीक है, तो ऐसे ही पहले 1 आ जाएगा, 4 और 1 5, 6 और 4 10। ठीक है, 6 और 4 10, 4 और 1 5, और ये 1 आगे कुछ नहीं यानी कि 0 1 में 0 ऐड करें तो 1। तो इस तरह से ये पास्कल के ट्राइंगल है। ठीक है, अब इस पास्कल ट्राइंगल के जरिए से कितनी इंटेंस है मल्टीप्लेट्स की रेशोज, यानी कि ये जो पीक्स आ रही हैं ये कितने इंटेंस हैं, इसका फिर n+1 रूल से आप पता चला सकते हो। वो आगे हम स्पेक्ट्रम एनालिसिस में देखेंगे। नेक्स्ट जो है हमने देखनी है मोर एग्जांपल्स ऑफ NMR। ठीक है, तो ये 5 सेट्स हैं इसके पास केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटोन के। तो एक्सपेक्टेड ट्रिपलेट फॉर HA प्रोटोन। ठीक है, HA के लिए 2 है ना, 2 + 1 3, तो ट्रिपलेट होगा। ठीक है, क्वार्टेट फॉर HB प्रोटोन, HB के लिए क्वार्टेट 3 है ना, तो 3 + 1 4। ठीक है, HD जो है वो स्प्लिट हो जाता है डबलेट के अंदर HC के जरिए से, और जो हर पीक है डबलेट की वो स्प्लिट हो जाती है दूसरे डबलेट में HE के जरिए से। तो डबलेट ऑफ डबलेट्स बन जाता है। ओवरलैपिंग सिग्नल्स आते हैं, डिस्टिंक्ट पीक्स नहीं आती, और इथाइल इनफ नहीं है, इथाइल इज नॉट इनफ टू कास्ट देम टू गिव, यानी कि इथाइल जस्ट इनफ नहीं है यहाँ पे डिस्टिंक्ट पीक्स देने के लिए। और भी बहुत से जो है फैक्टर्स होंगे
तो ये जो है इसका एक ग्राफ बना हुआ है, ये एरोमेटिक का मैंने बताया था 7-8 के इन बिटवीन, और ये बाकियों का आ रहा है, ठीक है। और इसमें जो प्रोटॉन्स हैं नाइट्रोजन के, ठीक है, नाइट्रोजन की वजह से ये 3 तरह की जो है पीक्स जो है ये देगा, ठीक है। तो नाइट्रो इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग है और ये डिफरेंट इन्वायरमेंट में आएंगे और इनके सिग्नल्स ओवरलैप नहीं करेंगे, तो ये देखें ये जो है 3 आ रही हैं। तो इसके साथ ही जो है हम लेक्चर एंड करते हैं। एनएमआर की टर्म्स तो तकरीबन मैंने सारी, चलो 100 नहीं तो 95% तो समझा ही दी हैं, और जो बाकी 5% रह गई हैं तो दिस इज़ नॉट कंप्लीट। मेन चीज़ है स्पेक्ट्रम को आइडेंटिफाई करना, ठीक है। तो वो स्पेक्ट्रम को हम आइडेंटिफाई करेंगे और उसमें सिर्फ एनएमआर नहीं होगी, आईआर, यूवी, वो सारी मैस स्पेक्ट्रोमीट्री, जब सारी यानी कि यूवी आईआर हम पढ़ चुकी हैं, प्लेलिस्ट में आपको उनका लिंक मिल जाएगा। एनएमआर भी आज पढ़ ली, फिर मैस स्पेक्ट्रोमीट्री भी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो जो बाकी एनएमआर की थोड़ी बहुत टर्म्स रह गई हैं और बाकियों की भी थोड़ी थोड़ी रहती हैं, तो वो तब ही बंदा बता सकता है जब स्पेक्ट्रम में आपको दिखाऊंगी, फिर सिखाऊंगी कि आपने कैसे पहचानना है कि किस पे यूवी की टेक्निक काम करेगी, किस पे मैस स्पेक्ट्रोमीट्री की करेगी, किस पे एनएमआर की करेगी। तो वो सब बातें तब होंगी। तो एनएमआर का तकरीबन मैंने समझा दिया है, ठीक है। बाकी स्पेक्ट्रम एनालिसिस के साथ मिलते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। बाकी वीडियोस के लिंक, केमिस्ट्री की सारी वीडियोस, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।